हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स। और बच्चों आज चैप्टर नंबर 11 यानी आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। और इस चैप्टर का आज पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। और इस 11th चैप्टर का नाम है बच्चों विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। दैट इज़, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे अभी बताते हैं बच्चों। ज़रा लीड प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एक सेकंड। ड्यूअल नेचर, डुअल ये एन है बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। विकिरण को क्या कहते हैं? रेडिएशन। एंड द्रव्य को कहते हैं बच्चों मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखें बच्चों, डुअल नेचर इस पाठ का जो नाम है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ लें तभी समझ में आएगा। तो इस पाठ का नाम ये क्यों है, क्या मतलब है डुअल नेचर का, ये सब बातें बाद में आएंगी। लेकिन इस चैप्टर में हमें मुख्यतः है बच्चों यानी मेनली जो पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना पढ़नी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको कहते हैं, ये सी है बच्चों, क्या बनाया है? सी, ई लग रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? प्रकाश के द्वारा हम वैद्युत उत्पन्न करेंगे, ठीक है ना? तो नाम से पता लग रहा है। तो ये एक नई घटना है बच्चों, ये एक नया फिनोमेना सामने निकल के आया। अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, अपवर्तन, बच्चों सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माइक की लीड थोड़ा दिक्कत कर रही है। तो हम कह रहे थे अब तक आपने कौन कौन सी परिघटनाएं पढ़ ली जो प्रकाश से रिलेटेड हैं? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इनको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं बच्चों, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण मीन्स इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ध्रुवण दैट इज पोलराइजेशन। तो बच्चों आपने देखा पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 10 में हमने वेव थ्योरी पढ़ी थी, हाइगेंस वेव थ्योरी। तो इन सभी परिघटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर हो गई। यानी इन घटनाओं की व्याख्या बच्चों किससे हो गई कि हमने क्या माना कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, यानी वेव थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। वेव थ्योरी ने यानी तरंग सिद्धांत ने इन परिघटनाओं की बिल्कुल सफल व्याख्या कर दी बच्चों। तो ये सब 19वीं शताब्दी के अंत तक हो चुका था बच्चों। लेकिन फिर एक नई घटना आ गई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डिटेल चर्चा बच्चों बाद में करेंगे, इस हिस्ट्री की अभी थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या ये वेव थ्योरी नहीं कर पाई। यानी लाइट एक तरंग के रूप में चलती है, इस कॉन्सेप्ट से, इस थ्योरी से, इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम एक्सप्लेन करने में, उसकी व्याख्या करने में असफल रहे वैज्ञानिक। तो बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें
कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वैसे बहुत छोटी सी बात है बच्चों कि जब किसी धातु की सतह पर, जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई मेटल होती, जब तो इस पर अगर हम प्रकाश डालते हैं उचित आवृत्ति का, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन बात इन दो लाइनों से ख़त्म नहीं हो जाती है बच्चों। अब इस घटना की व्याख्या एक नई थ्योरी से हुई जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसको बेस बनाकर इस घटना की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, इसको बेस बनाकर आइंस्टीन ने की थी बच्चों 1905 में। 1905 में इस परिघटना की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा की गई। आइंस्टाइन कह लें या आइंस्टीन कह लें, ठीक है, वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक। आइंस्टीन ने 1905 में इस थ्योरी को बेस बनाकर की। तो इस थ्योरी में एक शब्द आएगा फोटोन, इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे बच्चों। तो इस घटना को भली भांति समझने से पहले हमें कुछ टर्म सीखने होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटोन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटोन क्या है और इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कार्यफलन क्या है, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है ना बच्चों। तो इन टॉपिक्स को आज सीखेंगे, यानी आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात और रह गई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये भी पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इन टॉपिक्स को हम सीख रहे हैं। ये हमारी मूलभूत जानकारी होगी, एक प्रारंभिक ज्ञान, कि इसके बिना इसको समझ पाना बहुत कठिन है। वैसे बच्चों में सीधा आता है, इसकी परिभाषा लिखूं, नियम बताऊं, बहुत जल्दी हो जाएगा काम। इस चैप्टर को हम चाहें तो बच्चों 3-4 दिन में, यानी 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, इसको बहुत डिटेल, आनंद से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा आनंद ले लेकर पढ़ेंगे, उसमें समझ के पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। आज भी आएगी बात, थोड़ी थोड़ी आएगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की चर्चा आज भी होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी, इन अ लिटिल अमाउंट। तो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, अब आगे स्टार्ट करेंगे उन बिंदुओं को। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की। तो देखें, सबसे पहले हम ये बता दें कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई, जो खोज हुई, वो जे थॉमसन के द्वारा हुई सन 1897 में। किसने खोज की बच्चों इनकी? जे थॉमसन ने। विसर्जन नलिका में प्रयोगों के आधार पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन इन 1897। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है। एक बच्चों, हम प्रारंभिक ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में आसानी हो। मूल कण है और इस पर जो आवेश होता है, इसका आवेश Q, या यहाँ लिख दूँ मैं आवेश, फिर आप कहेंगे सर ये Q क्या है। वैसे आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ चुके हैं Q के बारे में। इसका जो चार्ज है, यानी जो आवेश है, वैसे आप ये सब जानते हैं, लेकिन बच्चों आपको ध्यान दिलाना आवश्यक है
ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका जो द्रव्यमान है दैट इज मास m बराबर कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है बच्चों, अब देखें इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और जो हम ये जानकारी आपको पता है। देखें जितने भी मैटर हैं यानी जो पदार्थ हैं, पदार्थ जो हैं किससे मिलके बने होते हैं, यानी मैटर किससे मिलके बना है, अणुओं से, मॉलिक्यूल से। और अणु किनसे मिलके बने हैं, परमाणुओं से। और परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन। तो आपने ये पढ़ा है कि परमाणु के अंदर तो सबसे छोटी इकाई बच्चों परमाणु है। परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं, अणुओं से मिलके पदार्थ बन जाता है, मैटर बन जाता है। और परमाणु के भी अवयव हैं। परमाणु किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें समस्त धनावेश रहता है या केंद्रित होता है। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन इन बाह्य सेल्स में या ऑर्बिट्स कह सकते हैं, इनमें चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्षाओं में क्या करते रहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का संकेत। इसे चक्कर लगाते हैं बाह्यतम कक्षाओं में, ठीक है ना। तो ये एटम की जानकारी हुई, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इसकी जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब होता क्या है बच्चों, ये धनावेशित है नाभिक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। मुक्त इलेक्ट्रॉन को समझना बहुत ज़रूरी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अर्थ देखें, पास वाली सेल्स के या जो नाभिक के पास वाली कक्षाएं हैं उन पर ये धनावेश यानी नाभिक आकर्षण बल लगा रहा है, कूलाम्बिक आकर्षण बल, जैसे कूलाम के नियम से निकालते हो। दूरी कम है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने कूलम के नियम में पढ़ा है प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसे पढ़ा। तो R जब बढ़ेगा तो F घटता चला जाएगा, यानी जो आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉनों को उस ऑर्बिट में बांधे हुए है और वो चक्कर लगा रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो वो जो आकर्षण बल है जिसके कारण वो ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है, उसे छोड़ के नहीं जा रहा है, तो वो बल जैसे जैसे हम बाह्य कक्षाओं की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे एक ऑर्बिट और बना लो यहाँ पर, तो बच्चों चलो समझना ही तो है अभी, फिगर की सुंदरता मत देखिए, कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। अब जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से बहुत दूर हो गया, तो क्या होगा बच्चों, इस पर बहुत कम बल लगेगा। तो धातु के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, जैसे ये कोई धातु है। अब हम धातु की बात कर रहे हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, धातु में। जैसे ये कोई धातु है, मेटल है, क्या है ये, धातु यानी मेटल। मैटर नहीं कह रहे हैं बच्चों, मैटर तो था पदार्थ, अब हम कह रहे हैं मेटल यानी धातु। धातु आप जानते हैं धातु में सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये आप केमिस्ट्री में सब पढ़ चुके हैं बच्चों, धातुओं के बारे में सब जानते हैं, इतना आपको पता है। तो धातु के अंदर होगा क्या बच्चों, जो बाह्य कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे परमाणु होंगे, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बाह्यतम कक्षाओं में, वो बहुत कम बल से बंधे हुए हैं, उनको अगर जरा सी भी ऊर्जा मिल जाए तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर, ऊष्मीय थर्मल, कमरे के ताप पर यानी सामान्य ताप पर, धातु के परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो तापीय प्रभाव के कारण, कमरे के टेम्परेचर के कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण
थर्मल एजिटेशन जिसको बोलते हैं, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और इस धातु के अंदर कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं बच्चों, कहीं भी जा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर न लगाकर क्या कर रहे हैं, धातु के अंदर घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 घूम रहे हैं। तो यही है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये जो ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गया, ठीक है, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये बनाया, ये कक्षा में घूम रहा है, तो ये कहलाएगा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गया, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में जो चालन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। तो इनको क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, जो इनर सेल्स हैं, इनर ऑर्बिट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में उस बल से बंधे हुए हैं और चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट्स में ही केवल, तो वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी बद्ध इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है। लेकिन एक बात बता दें बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसी धातु के अंदर ही चक्कर लगा सकते हैं, धातु को छोड़कर धातु की सतह से बाहर नहीं आ सकते, नॉर्मली नहीं आ सकते, इनको लाया जा सकता है। सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही रहते हैं, सतह को पार नहीं कर सकते। लेकिन एक विशेष प्रोसेस के द्वारा, अब उसकी चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि अगर इनको बाहर निकालना हो तब क्या करें, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस धातु से बाहर निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको समझना है अब। तो अब तक आप क्या सीख गए बच्चों के इलेक्ट्रॉन क्या है और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब आगे चलेंगे, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, हड़बड़ी नहीं है, तसल्ली से पढ़िए मन लगा के, कि जब कुछ समझ में ही ना आए तो क्या फ़ायदा, आराम से पढ़िए तसल्ली से। इलेक्ट्रॉन एमिशन, आपको जल्दी पढ़िए कि सर जल्दी जल्दी प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाओ। अरे पढ़ाएंगे बच्चों, पहले कुछ प्रारंभिक ज्ञान तो ले लो। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फिर वहाँ आप कहोगे सर ये फोटोन क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कार्यफलन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो समझ लें भाई, मैं इस चैप्टर को आसान बनाना चाहता हूँ कि आपको इंटरेस्ट आए। तो देखें बच्चों, अभी मैंने बताया, ये अभी फिगर बनाया था कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, वो धातु के पृष्ठ के अंदर ही रहते हैं और धातु के अंदर कहीं भी घूमने के लिए फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सतह को छोड़ के बाहर नहीं आते। लेकिन अगर हम किसी विधि द्वारा, अभी बताएंगे किस विधि द्वारा, इनको सतह के बाहर ले आएँ तो उस घटना को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अर्थात धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों के बाहर, क्या हो गया, हाँ धातु के पृष्ठ से बाहर आ रहे हैं ना, सही है, कैसे ही लिख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को, निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन
कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुआ। अब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलते, पहले तो ये समझ लें क्या कारण है। जब अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, आप ये कहोगे सर हम अपने घर के अंदर जहाँ मन आता है वहाँ बैठ लेते हैं, जहाँ मन आता है चलते हैं, कभी इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, कभी उस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, कभी किचन में जाते हैं, कभी बाथरूम में जाते हैं, और घर के बाहर भी निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहे? तो समझें बच्चों, वजह है, सबसे पहले उस कारण को समझना जरूरी है कि आखिर ये निकलते क्यों नहीं हैं। देखें बच्चों, हाँ एक बात और बता दें बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक हो जाते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि एक परमाणु से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन में उस पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर गहराई, इतने हिस्से को, इतने आयतन को अगर देखें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻23 की ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ, मतलब एग्जैक्ट, मतलब ये नहीं कि 10⁻23 होंगे, इस कोटि के होंगे कि जैसे 3 × 10⁻23 या 1.6 × 10⁻23 इस तरीके से की कोटि, इतने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ये बात थोड़ी जानकारी के लिए थी। अब चर्चा ये हो रही थी कि ये बाहर स्वतः ही क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं निकल रहे अपने आप, हमें बाहर से क्यों प्रयास करना पड़ रहा है। देखिए बच्चों, इसमें परमाणु है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी परमाणु की बाह्य कक्षा से निकला होगा, तो वो परमाणु धनायन बन गया। तो यानी जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, तो ये जिन जिन परमाणुओं से निकले हैं वो धनायन हो गए, धनायन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर आ भी जाते हैं, क्या करते हैं? आ भी जाते हैं, ऐसे समझें, यहां आ भी गए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज है इन पर, तो यहां धनायन रह जाएंगे। इस सतह पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव। वो क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, भाई परमाणु तो पदार्थ से बाहर आ नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन अगर किसी तरीके से बाहर आ भी गए तो ये धनावेश उनको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। आपको दंड मिला है कि आप घर पे ही बैठ के पढ़ोगे। आप जैसे ही आप सोचते हो पिताजी सो गए, जैसे ही गेट के बाहर दहलीज पे कदम रखते हो अब हम बाहर घुमाएं, तभी पता लगता है पिताजी पीछे से खींच लेते हैं। यानी इनको ये आवेश बाहर नहीं निकलने दे रहा, आकर्षण बल से इनको वहीं खींच लेता है, तो इस तरीके से ये बाहर नहीं जा सकते। यानी यहाँ पर एक आकर्षण बल का या एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप हो गया जिसको उस इलेक्ट्रॉन को पार करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम सतह अवरोध कहते हैं, सतह अवरोध। इसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे, यानी सरफेस बैरियर, क्या कहते हैं? सरफेस बैरियर, या एक नाम और देते हैं विभव प्राचीर, और क्या कहते हैं? विभव प्राचीर, यानी पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि अगर ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है एक तरीके से, इस दिशा में वो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, वो उधर नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा और खिंच जाएंगे। तो बाहर निकलना है तो उस बैरियर को क्रॉस करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? वो कारण यहाँ समझाया। तो अब इस बैरियर को पार करना है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे आप ये मान लीजिए कि एक बैरियर लगा हुआ है, आप बाइक से गए तो आपको बाइक वहाँ रोकनी पड़ेगी, या आप पैदल गए जा रहे हैं आपको रुकना पड़ेगा, कैसे गए। और अगर आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी जाए कि आप इतनी तेज़ी से दौड़ते आ रहे हैं कि बैरियर को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, तो बहुत हाई एनर्जी से अगर बाइक लाएंगे तो बैरियर एक तरफ दिखेगा, आप पार हो जाएंगे। तो इस आकर्षण बल को पार करना है, इस सतह अवरोध को पार करना है, इस विभव प्राचीर को पार करना है, तो उसको ऊर्जा देनी होगी। उस इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलेगी तो
तो वो उस पोटेंशियल बैरियर को पार करते हुए, उस आकर्षण बल को पार करते हुए धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। उसी को हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये करते कैसे हैं? ऊर्जा देनी है। अब ऊर्जा बच्चों कई तरीक़ों से दी जा सकती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कई प्रकार का हो सकता है। चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का पहला तरीका है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, दैट इज क्या कहेंगे इसको? थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों कि हमें ऊर्जा देनी है, अभी बात बताई थी। क्या करना है? एनर्जी देनी है उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो एनर्जी ऊष्मा देकर दी जा सकती है, यानी उस धातु को हम गर्म कर दें यानी ऊष्मा मिलेगी उसको। जैसे ये मेटल है, इस मेटल को अगर हम गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको यानी क्या दे रहे हैं? हीट। अब वो हीट कैसे भी दी जा सकती है? इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से वो धातु गर्म होगी। गर्म होने से उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी गतिज ऊर्जा के रूप में, और वो इलेक्ट्रॉन उस सतह अवरोध को, पोटेंशियल बैरियर को पार करके उस सतह के बाहर आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों? सतह के बाहर एमिट होने लगे। ठीक है, बाहर आ गए। कब? जब इसको हम गर्म कर रहे हैं। ये मेटल है, इसके अंदर और भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर, देखिए सतह को पार करके बाहर आ गए। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बच्चों तापायन। यानी थर्मायन या तापीय इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। तापीय क्योंकि टेम्परेचर के कारण निकले हैं। तापीय इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन। अब अगर इन इलेक्ट्रॉनों का एक क्लोज सर्किट में बंद कर दिया जाए तो जो धारा बहेगी वो तापायनिक धारा कहलाएगी, थर्मोआयनिक करंट कहलाएगी बच्चों। तापायनिक धारा, जो विद्युत धारा बहेगी, तापायनिक, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन एमिशन समझना है। तापायनिक विद्युत धारा या तापायनिक धारा भी कह सकते हो, विद्युत मत लगाइए, तापायनिक धारा कह देते हैं, थर्मोआयनिक करंट। तो ये तापायन हुए, मेन बात यहाँ की थी, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक सर्किट बनाएंगे बैटरी लगा करके, तो ये इलेक्ट्रॉन परपथ में चक्कर लगाने लगेंगे। ठीक है ना? वो बैटरी लगा कर क्या, बैटरी थोड़ी लगाएंगे, अब गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है। इन इलेक्ट्रॉनों को अगर बंद परपथ मिल जाए तो ये परपथ में बहने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के बहने का मतलब धारा बहने लगेगी, जिसे तापायनिक धारा कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये रहा तापायनिक उत्सर्जन। यानी अब संक्षेप में समझ लीजिए, जब किसी धातु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को जो पृष्ठ से बाहर निकले हैं उनको तापायन या तापीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ लिखूँगा तो लिखने में बहुत समय लगता है, वीडियो भी लेंदी होता है। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ अब मैं कुछ लिखूँगा नहीं, मतलब डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूँगा, समझाऊँगा। समझ यहाँ लीजिए, और अब आगे भी ध्यान रखें, हर लेक्चर में मैं यही करूँगा, यहाँ डिक्टेट करूँगा, समझाऊँगा, और उसका पूरा नोट्स, विधिवत नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आपको पूरी PDF फाइल मिल जाएगी, जिसे डाउनलोड करिए या प्रिंट निकलवा लीजिए, कॉपी पर नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ लिखने की बजाय समय की बचत होगी ना बच्चों। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
उस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ समझते चलें भाई। अब कुछ बच्चे ऐसा ना करें, हम तो सीधे सीधे नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, समझ के क्या करेंगे, कौन देखेगा इतना बड़ा लेक्चर। ऐसा ना करें बच्चों। और ये बात मैं हर बार नहीं बताऊंगा, इस चैप्टर के हर एक लेक्चर में मैं एक नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला करेगा, जो कुछ उस दिन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, ये रहा तापानिक उत्सर्जन, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर दूसरे पर चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का दूसरा मेथड है क्षेत्र उत्सर्जन, दैट इज़ फील्ड एमिशन। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये कोई धातु है, यहाँ बनाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, मैं कुछ ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह लिखूँगा नहीं, समझते चलिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो धातु है इसकी सतह पर हम एक उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे। जैसे हमने ये पॉजिटिव प्लेट लगाई बच्चों, इधर नेगेटिव, ये कैसी है, नेगेटिव है बच्चों, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए बच्चों, जो हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं वो बहुत उच्च कोटि का, यानी 10⁸ वोल्ट पर मीटर कोटि का होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ इतनी कोटि का, यानी 2 × 10⁸ हो या 1.6 × 10⁸ हो, ये उसका ऑर्डर लिखा हुआ है। यानी 10⁸ का मतलब कितना हुआ बच्चों, 10 करोड़ वोल्ट हो गया, 10 करोड़ वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप 10 करोड़ का हो जाए, 10 करोड़ ही हुआ ना, 1 पर 5 जीरो, 1 लाख 6 जीरो, 10 लाख 7 जीरो, 1 करोड़ 8 जीरो, 10 करोड़ हो गए, यानी करोड़ों, 10 करोड़ों के ऑर्डर का इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा हुए। तो इसके अंदर बच्चों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र उन पर फोर्स लगाएगा, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर। तो इस सतह से ये इलेक्ट्रॉन जब इनको पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इनको काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेगा, उनको त्वरित करेगा वो वोल्टेज, तो इनको जब गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो उस बैरियर को, पोटेंशियल बैरियर को, उस सतह के अवरोध को पार करके इस सतह से बाहर निकल आएंगे बच्चों। सतह के कैसे आ गए, बाहर, ठीक है, बाहर आ गए। तो यही क्या कहलाएगा, फील्ड एमिशन, यानी क्षेत्र उत्सर्जन। और इसका दूसरा नाम क्षेत्र उत्सर्जन को बच्चों शीत उत्सर्जन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, शीत उत्सर्जन, यानी कोल्ड एमिशन। तो आप क्या लिखेंगे, क्या समझे, कि जब किसी धातु की सतह पर हम एक उच्च कोटि का वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। इस घटना को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों तीसरे प्रकार के उत्सर्जन पर। ये तो सेकंड उत्सर्जन हुआ, जिसमें अब हम कहेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ये कोई धातु की सतह हमने ली, मतलब एक धातु ली, ये धातु की ऊपर वाली सतह है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। इस धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इस पर हमने क्या किया, एक उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला। उचित आवृत्ति का मतलब अलग अलग धातुओं से अलग अलग ऊर्जा का प्रकाश डालना पड़ता है। सीजियम से अलग आवृत्ति के प्रकाश से उत्सर्जित होंगे। कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिन पर दृश्य प्रकाश गिरा दो उससे निकल जाएंगे। कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिन पर पराबैंगनी विकिरण गिरा हुए तब उत्सर्जित होंगी। तो उचित या उच्च कह लो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी हम उचित कहेंगे।
अभी आगे और समझ में आएगा। उचित आवृत्ति का रेडिएशन जब इस पर हमने गिराया बच्चों, तो क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन। एक ही मात्रा लगा लो। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे इनको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे आगे चर्चा करेंगे, अगर यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बना दिया जाए बंद परपथ, तो उसमें इन इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा जो बहेगी उसको हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये सब चर्चा वैसे डिटेल में जब पढ़ेंगे ना इस घटना को, तब यही घटना बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो केवल इतना पढ़ने से बात पूरी नहीं हुई, इसकी तो अभी हमें गहन स्टडी करनी है, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों चौथे प्रकार पर, जिसको कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी एमिशन। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होगा कि जैसे देखें बच्चों, ये है एक धातु, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, और वो कहाँ गति कर रहे हैं, धातु के पृष्ठ के अंदर ही गति कर रहे हैं। जब इस पर हम हाई एनर्जी वाले उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स गिराएंगे, इन पर क्या गिरा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जब इस पर गिराई जाएगी तो इनकी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाएंगे। इस घटना को क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन। क्या गिराया हमने, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, ये उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हैं। उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जब इस पर हमने गिराए, यानी इलेक्ट्रॉनों ने ही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो बाहर निकले हैं धातु के पृष्ठ से, उनको हम द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, अभी एक उत्सर्जन और पढ़ाएंगे बच्चों, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों एक और उत्सर्जन होता है जिसको हम स्वतः बीटा उत्सर्जन कहते हैं। इसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे, 4 पर्याप्त हैं, क्योंकि जब रेडियोएक्टिविता वाला पाठ पढ़ेंगे तब वहाँ बीटा उत्सर्जन पढ़ाएंगे। एक्चुअली बीटा कण भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्वतः ही निकलते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थों से, तो उसको नहीं पढ़ रहे। ये 4 प्रकार के एमिशन पढ़े। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्यफलन। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कार्यफलन। अभी आपने देखा यानी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा चाहे किसी प्रकार दी जाए, या तो ऊष्मा देकर जिसे हम तापानिक उत्सर्जन कहेंगे, या वैद्युत क्षेत्र लगाकर जिसे हम क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे, या फिर प्रकाश गिराकर जिसको हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहेंगे।
या फिर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को गिराकर ऊर्जा दें, जिसको हम द्वितीयक उत्सर्जन कहेंगे। तो सभी प्रकार के उत्सर्जनों में हमने देखा कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, कार्यफलन का अर्थ क्या है वो समझ लें। जैसे ये धातु की सतह है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होगी। यानी अगर उससे कम ऊर्जा का प्रकाश गिराते हैं या उससे कम ऊर्जा देते हैं, प्रकाश गिराने से मतलब नहीं है, किसी विधि से दी जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन सतह के बाहर नहीं आ पाते। लेकिन उतनी मिनिमम दे देते हैं तो जस्ट बाहर आ जाते हैं। उसी ऊर्जा को हम कहेंगे कार्यफलन। यानी अगर उस कार्यफलन से कम ऊर्जा दे रहे हो तो वो पोटेंशियल बैरियर, सतह अवरोध को पार नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम ऊर्जा एक निश्चित होती है हर धातु की, ये ध्यान रखेंगे। तो हर धातु की एक निश्चित ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है कि उतने से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे कम पर नहीं निकलेंगे, उतने से निकलेंगे, उससे ज़्यादा पर निकलेंगे, वही उस धातु का कार्यफलन होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, इसका कार्यफलन है मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा का मात्रक है, जिसको भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। अगर इस धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब इसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम तो हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, ज़्यादा पर तो निकलेगा ही निकलेगा, इससे कम पर नहीं निकलेगा। अगर 5 से कम दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, 5 दे रहे हो उससे ज़्यादा हो रहे हो तो एमिशन होने की संभावना है, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है। लेकिन हम सामान्यतः ये मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि हमने ऊर्जा दी और पता लगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को मिली और ये और इलेक्ट्रॉनों से टकराने में ही खो दी, ठीक है ना। तो ये अभी बहस का विषय नहीं है। तो अभी हम इसको डिटेल जब पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि कम से कम कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा जो कार्यफलन है वो हर धातु का बच्चों अलग अलग होगा। जैसे किसी पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही उत्सर्जित हो रही है, किसी में 5 से, किसी में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही उत्सर्जित हो रही है, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित हो रही है, किसी में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उत्सर्जित हो रही है। तो वो धातु पर डिपेंड करती है और धातु की सतह पर डिपेंड करती है कि उसकी सतह पर हमने क्या अपद्रव्य इम्प्योरिटी मिलाई है। तो धातु पर लेप करके हम कार्यफलन की वैल्यू को बदल सकते हैं। इसलिए तो कार्यफलन क्या हुआ बच्चों? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है, वह उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बच्चों जस्ट बाहर ही निकलेगा, यहाँ आके बैठ जाएगा सतह पर, यहीं आ गया। अगर इस धातु का कार्यफलन जैसे 5 है, ठीक है, और इस कार्यफलन को बच्चों W से लिखते हैं। जैसे इस धातु का कार्यफलन है 5, तो ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रहे हो तो कहने का अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर ही आ पाएगा सतह पर, ये नहीं कि आके चलने लगे, गतिज ऊर्जा मिल जाए। अब 5 से ज़्यादा दे दी, जैसे हमने 5 की बजाय अब कितने से इस पर कितना प्रकाश डाल रहे हैं, मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो गई उस बैरियर को पार करने में, सतह तक आने में बची 7, वो इसको मिल गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से ये चलने लगा आगे, ठीक है बच्चों, तो गतिज ऊर्जा भी मिल जाएगी। तो कार्यफलन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को जस्ट, और ये बात कब लागू होगी, वो इलेक्ट्रॉन उस सतह के जस्ट नीचे हो, जिससे कि और कहीं वो ऊर्जा खर्च ना हो। ये बात ध्यान रखना। हमने कहा कि कार्यफलन 5 है और 5 का गिराया, तो ये 5 का गिराने पर वो उत्सर्जन होगा किन इलेक्ट्रॉनों का, जो जस्ट सतह के नीचे है, यानी वो उस बैरियर को पार कर लेगा और सतह पर आ जाएगा।
लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नीचे होगा उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिली, तो वो इससे टकराया, अन्य परमाणुओं से टकराया, आयनों से टकराया, तो उसी में पता लगा ऊर्जा खर्च हो गई। यहाँ आते आते 5 रही ही नहीं उसमें, तो वो उसका एमिशन कैसे होगा? ठीक है ना। तो ये गारंटी नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। संभावना है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन फिर हो सकता है, अगर सतह के जस्ट नीचे हैं वो निकल आएंगे बाहर। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को जस्ट बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, यानी ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, वैसे आपको नोट्स में मिलेगा। तो बच्चों मैंने ये बातें लिख दी जो अभी समझाई थी। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ एनी मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो बच्चों एक बात और, इसको हम किससे लिखते हैं? इसको आगे लिख देंगे, इसे W या फाई। देखो एनसीईआरटी की बुक में आपको फाई से लिखी मिल जाएगी, साइड बुक में W से लिखी मिल जाएगी। तो वर्क फंक्शन को W से भी लिख सकते हैं या फाई से निरूपित करते हैं। ऊर्जा है ये, और इसको प्रायः हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ लिखा है। जूल में कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमें सुविधा की दृष्टि से हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखेंगे। तो बच्चों मैंने अभी एक बात बताई कि भिन्न भिन्न धातुओं का जो कार्यफलन है अलग अलग होगा। तो ये सोडियम का अलग होगा, सीजियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा। किसका कितना होगा ये आपकी एनसीईआरटी बुक में सबके वैल्यूज़ लिखी होंगी, लेकिन वो फिक्स नहीं है बच्चों। सीजियम धातु का कार्यफलन अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा। जो डिफरेंट्स के लिखे होंगे एक सारणी, उसको कॉपी पे लिख लेना। उसमें जो वैल्यू है वो आपको याद नहीं करनी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं। आपको ये समझना है कि धातुओं की अलग अलग होती हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसमें उसकी वैल्यू दी होगी, कार्यफलन इतना है, किसी धातु का कार्यफलन इतना है, 3.6 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, ये गिवन होगा। लेकिन फिर भी इसके बाद आप क्या लिखेंगे? उस टेबल को बनाएंगे जिसमें धातु और उसके कार्यफलन लिखे हुए हैं। समय वेस्ट नहीं कर रहे, क्यों ये काम समझाने का नहीं है बच्चों। वैसे आपको पीडीएफ नोट्स में ये मिल जाएगा, नहीं तो इसको समझना था कि वर्क फंक्शन होता क्या है। अभी हमने एक बात कही बच्चों के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको नापते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उसको समझ लें, लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझते हैं। इसको संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा बनाएंगे, वी बड़ा बनाएंगे, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अर्थ है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुने, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें तो उस इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर उस इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा या प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो चलिए समझते हैं कितनी होगी। जैसे हम किसको ऊर्जित कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को। और आपने पोटेंशियल वाले चैप्टर में, वैद्युत विभव वाले पाठ में पोटेंशियल पढ़ा, V = W/Q। तो W कितना हो गया? V/Q हो गया। हम यहाँ पर किसको त्वरित कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को, यानी Q कितना हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और वोल्टेज कितना ले रहे हैं? 1 वोल्ट। कितने वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं? 1 वोल्ट से। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। W कितनी आई बच्चों? 1 × Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कितना आ गया? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये लिख देता हूँ जूल। यही ऊर्जा जो उसको मिली वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में बच्चों। इसके बिना काम नहीं चलना है, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज जो बातें पढ़ाई जा रही हैं, आगे जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल करने में, आगे के चैप्टर को समझने में बहुत काम देंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हमें ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है तो इतने का गुणा कर देंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू से भाग कर देंगे।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊर्जा दे रखी है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा है किसी इलेक्ट्रॉन की ई। इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, अभी समझाया था। तो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कितने आ गए, 16 दूनी 32, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो संख्या छोटी हो जाती है बच्चों, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सहारा लेंगे इस चैप्टर में। ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अधिकांशतः प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें कन्वर्ट करना है तो इतने से गुणा कर दीजिए, वो समझ जाएंगे आप। अगर ऊर्जा इतनी दे रखी होती, जूल में बदलनी होती तो 2 में इतने का गुणा कर देंगे इतने का, तो हमें इतना मिल जाएगा, तो जूल में आ जाएगी। क्लियर हुई बात। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझ में आ गया, और क्या समझ में आया कि ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक, यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों लेक्चर बहुत लेंदी हो गया, अभी प्रारंभिक ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाया। अभी हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। आज के लेक्चर में चलिए इतना ही करते हैं। वैसे एक चीज़ और पढ़ानी थी, फोटोन, उसको समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव समझना है तो उसको तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। और देखें आज क्या क्या पढ़ लिया हमने। आज हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और कल किसकी बात करेंगे बच्चों, फोटोन की, क्योंकि पूरे चैप्टर में बच्चों इसी की चर्चा होगी। तो कल का लेक्चर देखना न भूलें, क्योंकि कल हम बात करने जा रहे हैं फोटोन की। ओके, तो बच्चों तब तक इतने का PDF फाइल डाउनलोड करके नोट्स बनाइए, बढ़िया सा सुंदर सा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में इस नए टॉपिक के साथ जिसका नाम फोटोन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।